चलिए, तो सदिश के टाइप में हम लोग नेक्स्ट आते हैं सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश वो बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। अब आदिम का मतलब क्या है? इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो ना, यानी जो सदिश होंगे। अब सह का मतलब क्या है? साथ साथ। आदिम का मतलब क्या है? जिनका उद्गम स्थान सेम हो ना, ऐसे सदिश को क्या बोलेंगे? सह आदिम सदिश। जैसे यही पॉइंट है, अब यहीं से सब निकले ना, ठीक है ना। ये मान लो पॉइंट ओ हो गया। अब इसी पॉइंट से अगर हम कह दें ए बी सी डी, तो सब का सब वेक्टर एक ही पॉइंट से निकले हैं ना, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? सह आदिम सदिश। यानी ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर और ओ डी वेक्टर, ये सब का सब सह आदिम है ना। जैसे पढ़े होंगे हिंदी में सहोदर ना, पढ़े कि नहीं? ठीक है ना। जैसे एक माँ के बच्चे वो क्या होते हैं? सहोदर होते हैं, है ना। ये भी क्या है? ये सब सह आदिम कहलाएंगे वेक्टर रूप में अगर चलेंगे तो ना। मैथमेटिक्स में ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? सह आदिम सदिश, जो एक ही बिंदु से क्या हो? निकलते हो या ऐसे कहिए जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। अंत बिंदु अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक बिंदु एक ही होंगे ना। दो या अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, सह आदिम सदिश कहलाता है। ना एग्जाम्पल में शायद आप ये बना लीजिएगा डायग्राम में ना, ये सब के सब वेक्टर कैसे होंगे? ये सब जानते रहिए। हम लोग जब आगे क्वेश्चन वगैरह करेंगे ना, इन सबको देखेंगे ना कि जो दिया गया वेक्टर है उनमें सह आदिम कौन है। इसी में एक और आता है, याद नहीं आ रहा है। इनका तो प्रारंभिक बिंदु क्या है? एक है। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, इनका प्रारंभिक बिंदु एक है, लेकिन ऐसे भी वेक्टर मिलेंगे जिनका टर्मिनल पॉइंट एक होगा। ये तो फिर ऐसे हैं जैसे झाड़ू पकड़ लिए हो ना, गट्ठे बांधते ही जगह, और फिर क्या होता है? पूरे ऐसे निकले रहते हैं। लेकिन अब ऐसे भी मिलेंगे जो एक पर ही चल करके मिल खत्म हो रहे हो, ठीक है ना। यानी सबका इनिशियल पॉइंट अलग अलग, लेकिन टर्मिनल पॉइंट सेम होंगे, ठीक है। तो इसमें ये सब क्या है? ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर व ओ डी वेक्टर, ये सभी सह आदिम सदिश हैं। सह आदिम सदिश हैं क्योंकि क्योंकि इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही, अर्थात
अर्थात वो है। ठीक है, मुक्त सदिश बेटा, इसे सहादिम समझ में आ गया। को इनिशियल वेक्टर यानी जिन भी सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सह आदिम सदिश। तो हम लोग जब सदिशों को जोड़ने के लिए त्रिभुज विधि या समांतर चतुर्भुज विधि देखेंगे ना, फिर वहां पर हम लोग देखेंगे कौन कौन सा वेक्टर क्या है, सह आदिम है। तो नेक्स्ट है मुक्त सदिश। फ्री वेक्टर ना, या इसी को हम लोग बोलते हैं ना स्वतंत्र सदिश, इसको स्वतंत्र सदिश बोलते हैं। अब मुक्त सदिश क्या होता है, जैसे ये वेक्टर है, इसका नाम दिया गया ए बी, इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, ए बी तो परिमाण हो जाएगा, ए से बी की ओर जाएंगे डायरेक्शन मिल जाएगा ना, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और सेंस दोनों है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अच्छा, अगर इसका लेंथ अगर हम लोग 5 इकाई मान लें, डायरेक्शन ए से बी है, अब इतने ही इकाई का हम एक अगला बनाए, या फिर इसी को क्या कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इधर, जितने लेंथ की है। अब इसका नाम दे दिए क्या, पी। अब यहाँ हम लोग क्या कर दिए, हाँ देखो इसका इनिशियल क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट चेंज हो गया, इनिशियल पॉइंट चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हुआ क्या, लेंथ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है ना, अब ऐसे बहुत सारा आप बना सकते हैं, तो बताओ सबका इनिशियल पॉइंट चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट चेंज हो गया, एंड पॉइंट को चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना है। ठीक है ना, तो जिस सदिश का मापांक दिशा समान हो किंतु उसका प्रारंभिक बिंदु बदल रहा हो। ठीक है ना, देख लो समांतर है ना, सब समांतर ही रहे, अब इसका डायरेक्शन इधर नहीं कर देना है, अगर डायरेक्शन सेम करना है तो पैरेलल ही होना चाहिए, समझिए ना। तो प्रारंभिक बिंदु क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, लेकिन अंतिम बिंदु चेंज नहीं होंगे, फिर ऐसे सदिश को क्या बोलेंगे, स्वतंत्र सदिश या तो फिर मुक्त सदिश ना। यदि किसी सदिश का मापांक तथा दिशा अपरिवर्तित रखते हुए उसके प्रारंभिक बिंदु को किसी अन्य बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सके तो ऐसा सदिश मुक्त सदिश कहलाता है। ना जैसे इसका डायग्राम बना लीजिए, ये पूरा सबका 5 यूनिट है, नाम लोग क्या लीजिए, क्यू आर एस।
यह सदिश अच्छा, इस स्थिति में स्वतंत्र मुक्त सदिश के केस में जो इसका ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट क्या कहलाएगा इस स्थिति में? ठीक है ना, ये जो इनिशियल पॉइंट है वेक्टर ए बी का, अगर इसको मुक्त सदिश बोलना है तो इनिशियल पॉइंट को और क्या कह सकते हैं? देखो बी तो चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। क्या चेंज हो रहा है? केवल ए। और जो अपनी इच्छा से बदलता जाए तो क्या होता है? स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है ना। तो यहाँ पर ये क्या है? ये सब के सब मुक्त सदिश है। क्यों है? क्योंकि इनका प्रारंभिक बिंदु क्या है? चेंज हो रहा है, प्रारंभिक बिंदु चेंज हो रहा है। दूसरा चीज क्या है? इनका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तीसरा क्या है कि इनका परिमाण भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जिस सदिश का परिमाण और दिशा बदले ना, केवल क्या बदले? उनका प्रारंभिक बिंदु, बस, और बाकी कुछ न बदले। जो प्रारंभिक बिंदु होगा यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये प्रारंभिक बिंदु कैसा है? स्वतंत्र बिंदु है। ठीक है ना। यह सदिश अपने प्रारंभिक बिंदु की स्थिति से स्वतंत्र होता है। ना, अब सब डायग्राम बना लो। अब यहाँ से स्वतंत्र सदिश का जो डिफिनीशन होगा ना फिर और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसका डिफिनीशन क्या है? संरेख या संरेखी सदिश का एक ही रेखा में स्थित सभी सदिश संरेख या संरेखीय सदिश कहलाते हैं। एक ही रेखा में स्थित सभी सदिश संरेख या संरेखीय सदिश कहलाते हैं। संरेखी या संरेख सदिश मापांक तथा दिशा पर निर्भर नहीं करता है। दिशा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना। तो जितने भी सदिश हों अगर एक ही रेखा पर स्थित हो ना, अब एक रेखा पर स्थित कितने तरीके से हो सकते हैं? बहुत सारे तरीके से ना। अब इसमें देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब यहीं से ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब जैसे ये हो गया वेक्टर ए बी। अब एक अगला वेक्टर हम फिर से खींचें और उसका नाम क्या दे दें? इसी पर अगर खींचना चाहें इसी पर खींचिए, ये दे दिए ना। एक हमने क्या खींचा था? ए बी वेक्टर। फिर एक हमने अलग से खींच लिया, नाम क्या दिया? पी क्यू वेक्टर। डिफिनेशन पे आओ। एक ही रेखा पर स्थित सभी सदिश, तो रेखा क्या है? एक है। तो एक हमने ले लिया ए बी वेक्टर, फिर उसी में क्या ले लिए? पी क्यू वेक्टर। अब इसी प्रकार बनाना चाहो एक और बना लो। ये देखो हम ऐसे कर दिए, एक ही रेखा पर है ना। डिफिनेशन में जाना एक ही रेखा पर बस। अब उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला कि परिमाण कितना है, डायरेक्शन किधर है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो अब देखो ये ए बी, ए से बी डायरेक्शन में है। ये देखो पी क्यू, पी से क्यू की तरफ है।
लेकिन बताओ क्या इसका लेंथ बराबर है? नहीं बराबर है, लेकिन एक ही रेखा पर है ना, इसलिए ए बी और पी क्यू कैसे हैं? संरेख हैं। अब उसके बाद आइए यहाँ पर क्यू भी देखिए, ये क्यू और बी है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? बी से। कहाँ जा रहा है? क्यू पर, इसलिए वेक्टर क्या बनेगा? बी क्यू वेक्टर। अब देखो ये भी इसी रेखा पर है, अर्थात क्या हो गया? अब देखो यहाँ पर भी आप ऐसे ले सकते हैं, बताओ एपी ले लो, तो क्या क्या बन गया? ए बी, ए पी, पी क्यू, क्यू बी। अब अगर आप चाहें तो आप बी से ए भी ले सकते हैं। सब के सब कैसे हैं? संरेख। तो बताओ क्या संरेख सदिश होने पर उनका परिमाण, डायरेक्शन एक होना जरूरी है? नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सब के सब कैसे हैं? संरेख हैं, ठीक है ना। हम लोग लिखते हैं, अब ऐसे लिखेंगे ना, चित्र, ठीक है, चित्र में एपी वेक्टर और क्या ले लें? ए क्यू वेक्टर और क्या ले लें? पी क्यू वेक्टर, फिर बी क्यू वेक्टर और उसके बाद बी ए वेक्टर ना। और अगर आप बनाना चाहें तो पी बी वेक्टर, पी बी वेक्टर ना, और जो भी बने बना लीजिएगा। ये सभी संरेख सदिश हैं। संरेख कहिए या समरेख या संरेखीय सदिश हैं, सदिश हैं। चलो एग्जाम्पल लीजिए, क्योंकि ये सभी सदिश एक ही रेखा पर स्थित हैं बाय डिफिनेशन, ठीक है ना। क्योंकि ये सभी सदिश एक ही रेखा पर स्थित हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं। अच्छा ये बताओ फिर ये समांतर है कि नहीं है? समांतर है ना, क्योंकि संपाती है। अगर एक ही रेखा पर आ गया तो संपाती, समांतर, संरेख, समरेख, संरेखी सब हो गए, है ना। लेकिन समांतर भी दो टाइप का था कि नहीं? एक लाइक पैरेलल और एक अनलाइक पैरेलल। दोनों डायरेक्शन अगर एक ही होंगे, उनके बीच की डिस्टेंस सेम होगी, समद्विज समांतर। और अगर उनके बीच डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर क्या होगा? विपरीत समांतर सदिश या विपरीत दिश समांतर सदिश, है कि नहीं। इसका मतलब समांतर सदिश भी कैसा है? सॉरी, समरेख सदिश भी कैसा है? समरेख या संरेख सदिश समांतर सदिश है। लेकिन समांतर में कितने होंगे? दो, एक समदिश और एक विपरीत वाले में, ठीक है ना। अगर ये आपको अच्छा समझ में आ गया तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, एकदम इसी पर बेस्ड है। अगर आपको डिफिनेशन क्लियर नहीं है तो फिर उस क्वेश्चन को आप करेंगे ना, बिना उत्तर देखे कर नहीं पाओगे। समझा ना। एनसीईआरटी में पहला एक्सरसाइज है, लास्ट वाला शायद है 10वां 11वां क्वेश्चन है, वहां से आपको जाकर अगर ये क्लियर है अब वहां से क्वेश्चन अपने से कर सकते हो। अन्यथा की स्थिति में आप जितनी बार पढ़ाएंगे या जितनी बार पढ़ेंगे बिना उत्तर देखे बता नहीं सकते, ठीक है ना। इसलिए ये डिफिनेशन क्या है, एकदम फुल कंसेप्ट बेस है और क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए डिफिनेशन बताना क्या लिखा है, एक ही रेखा पर स्थित सभी सदिश संरेख, संरेखी, समरेख होंगे, ठीक है ना। जितने भी होंगे एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए। अब देखो इसमें कितने सारे वेक्टर हैं, बहुत सारे हैं ना। अब जो भी बने और बना लीजिएगा, लेकिन सब के सब एक ही रेखा पर स्थित हैं, बशर्ते इनका डायरेक्शन एक ही हो, जरूरी नहीं है, परिमाण एक ही हो, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है? तो संरेख, समरेखीय सदिश या समरेख या समांतर होने का प्रतिबंध। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आता है हाँ कि जो दो सदिश हैं वो कैसे हैं, समरेख हैं, समांतर हैं, सिद्ध करिए। या फिर अननोन की वैल्यू पूछ लेगा, ए के किस मान के लिए या के किस मान के लिए दो सदिश कैसे हैं,
समांतर हैं या समरेख हैं। तो संरेख, संरेखीय, समरेख, समांतर, सबका मतलब क्या है? एक ही है ना, लेकिन हर कोई अपोजिट नहीं होगा। जैसे ये सब के सब समांतर कह देंगे, लेकिन समांतर ये कह दे कोई गारंटी नहीं है, नहीं हो भी नहीं करेगा, गारंटी वाली बात नहीं, होगा ही नहीं, 100% नहीं होगा, क्योंकि ये समांतर हो गया तो संरेख कहाँ होगा? संरेख का तक ओवरलैप करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वो कह देगा है समांतर, लेकिन समांतर ये कभी नहीं कहेगा ना। अब हम लोग क्या कहेंगे इन सब के लिए? देखो सब अलग अलग हैं, लेकिन प्रतिबंध क्या होंगे? सबका एक ही है। चलिए, दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी समरेख या संरेख या समांतर होंगे यदि यदि ए वेक्टर बराबर यम बी वेक्टर ना, जहां यम क्या है? एक अशून्य अचर राशि है, ठीक है ना। जो यम होगा वो कैसा होगा? अशून्य अचर राशि। जहां m बराबर अशून्य वास्तविक संख्या। ठीक है ना। अगर ये हम जीरो हो जाएगा तब, अगर ये हम जीरो हो गया तब ए वेक्टर जीरो हो जाएगा। अगर ए वेक्टर जीरो हो गया तो जो आई जे के गुणांक होंगे ना, सब के सब जीरो होंगे, है ना। चलिए अब हम लोग इसको जनरलाइज कर देते हैं ना, जनरलाइज करके निकालिए। हम लोग जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकालते थे ना, इस तरीके से। अब वैसे अगर देखा जाए तो ये दो वेक्टर कैसे हो गए? अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर समरेख, संरेख या समांतर होंगे तो कंडीशन क्या होना चाहिए? ऐसे ना, या फिर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखो, ठीक है ना। कांस्टेंट इधर उधर हो सकता है, जैसे मान लो हम इधर लिख दें, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो ना। अच्छा, इसका जो डायग्राम होगा वो कैसे बनाएंगे? देखो, एक तो ऐसे बन सकता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी? एक ऐसे बन सकता है डायग्राम, एक ऐसे बन सकता है, बन सकता है कि नहीं? चलिए, तीसरा कैसे बन सकता है? ना। अब चौथा डायग्राम कैसे बन सकता है? ना, ये दोनों कैसे हैं? समांतर हैं, लेकिन ये लाइक पैरेलल, ये लाइक वेक्टर है, ये अनलाइक वेक्टर है ना। ये विपरीत समांतर सदिश, ये समदिश समांतर सदिश है, लेकिन सब के सब समांतर हैं। ये भी समांतर है, लेकिन समांतर में कौन सा है? समरेख है। ये भी समांतर है, लेकिन समांतर में कौन सा है? समरेख है, लेकिन समांतर में कौन समांतर है? विपरीत समांतर, है ना। तो चाहे डायग्राम ऐसे हो, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, सब के लिए प्रतिबंध क्या है? ये है ना। और बाकी समांतर वाला कंडीशन आप देखते ही हैं, सिंबल में कैसे लिखते हैं, है ना। यदि ए वेक्टर बराबर a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप तथा b वेक्टर बराबर a2 आई कैप, b2 जे कैप, c2 के कैप हो तो ना। अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? उठा करके यहाँ रख देंगे, चाहे आप इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, तो हम इसमें रख रहे हैं ना। तो क्या मिल जाएगा? a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप, वैसे ही हम रखेंगे, गुणा कर देंगे, है ना। हम यहाँ रखेंगे और ये हम का सब में क्या करेंगे? गुणा। चलो ऐसे लिख दे रहा हूँ, a2 आई कैप, b2 जे कैप,
C2 K कैप, गुणा करिए तो क्या मिलेगा, M A2 I कैप M B2 J कैप MC2 K कैप। देखो अभी हम लोग समान सदिश के बारे में नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिलहाल इतना पढ़ कर आए यहाँ पे, इसलिए हम लोग को पता है ना कि अगर दो सदिश समान होंगे, दो आव्यूह समान होंगे ना, दो सदिश समान हो, दो आव्यूह समान हो, दो समित संख्या समान हो, पढ़े थे कि नहीं? तो समानता में क्या करते थे, उनके गुणांकों को ना तुलना कर लेते थे। ऐसे यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, देखो इक्वलिटी चाहे जहां हो, चाहे जहां, बस उसका फॉर्मेट पता हो, उसी के हिसाब से हम लोग तुलना करते थे। अगर मैट्रिक्स होता था तो हम लोग बोलते थे पहले मैट्रिक का पहला अवयव दूसरे मैट्रिक के पहले अवयव के बराबर कर लो, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर, ऐसे करते थे ना। ऐसे यहाँ क्या है, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, यहाँ तुलना किससे करेंगे, आई जे के और आई जे और के गुणांकों की तुलना। यहाँ तुलना कर लीजिए, दोनों पक्षों के आई कैप जे कैप व के कैप के गुणांकों की तुलना। अब फिलहाल आई कैप जे कैप क्या, के कैप क्या होता है, लंबकोणीय एकांक सदिश है ना, जिसका परिमाण क्या होगा, एक होगा ना, के गुणांकों की तुलना करने पर अभी देखना क्या निष्कर्ष निकलेगा इससे ना। तो क्या आ जाएगा, A1 बराबर M A2, तो M बराबर क्या आ जाएगा, A1 अपान A2 बराबर M, सही है ना। अब ऐसे जी वाले चलिए, B1 बराबर MB2, तो B1 बटे B2 बराबर M होगा, एंड C1 बराबर MC2, तो C1 बटे C2 बराबर M होगा, होगा ना। और देखो सब M सब बराबर हैं, तो क्या हो जाएंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 बराबर यम। अब जहां जैसे जरूरत पड़ेगा हम लोग यम लिखेंगे, नहीं तो हटा देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक सिंपल तरीका ये भी है, ये थोड़ा मान लो क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन जब कभी आपसे अननोन वैल्यू पूछे कि के किस मान के लिए, यम के किस मान के लिए दो सदिश क्या है, समांतर है, समरेख है, संरेख है, तुरंत क्या करना है, आई के गुणांक जे के गुणांक का क्या निकालेंगे, समानुपात, और अननोन की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग जो भी संरेख या संरेखी सदिश समांतर पढ़े ना, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये MSQ, इसका मतलब है वो MCQ होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MSQ मतलब मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है ना, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। MCQ का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ ना। अब इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव ही है लेकिन एक से अधिक ऑप्शन वाले हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, MSQ। अब ऐसे इंटर लेवल पे थोड़ी नहीं मिलेंगे, आप लोगों में नहीं मिलेंगे। क्या था, हाँ दो संदेह, सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। ऑप्शन थर्ड है, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। ऑप्शन डी है, समान परिमाण वाले
दो संरेख सदिश समान होते हैं ना। हाँ, निम्नलिखित का में से कौन या कौन से कथन असत्य है? गलत लिखा हूं क्या? निम्नलिखित का, अच्छा निम्नलिखित में से ना। चलिए, यह है मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन, ऑब्लिक में कौन से, यानी एक वचन और बहुवचन, अर्थात एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है? दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। नंबर सी, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। और डी है समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं ना। अब इसका आपको क्वेश्चन प्रॉपर वे में विद एक्सप्लेनेशन करके बताना है कि कौन से सत्य हैं, कौन से असत्य हैं, ठीक है ना। देखो, पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन के वर्ड पे जाना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन में क्या क्या, सब में संरेख वाली बात कहा है, सब में ना। तो संरेख है समांतर होगा। अब संरेख है समांतर को, समांतर में दो टाइप का, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल ना, या अनलाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर, ठीक है ना। समदिश समांतर और विपरीत समांतर सदिश संरेख में होते हैं, है ना। अब इसमें कहा है कि ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर संरेख है, सत्य है या असत्य है? क्यों सत्य है? चलो वेक्टर ए खींचो, हमने वेक्टर ए खींचा। अब कहा जाए कि माइनस ए वेक्टर खींचो, इसी का डायरेक्शन चेंज कर दें, इसका डायरेक्शन ऐसे कर दीजिए, ये माइनस ए वाला नहीं हो गया? बताओ संरेख है कि नहीं संरेख है ना। इसलिए देखो यहाँ आपने आपको एग्जाम्पल चित्र वाला बताए, हमने कहा ये ले लो, इसका डायरेक्शन ऐसे है, ये पी क्यू हो गया। हमने एक यहाँ लिया था, क्या लिया था पता नहीं, चलो आर ही लेता हूँ। देखो ये सब कैसे हैं, संरेख है कि नहीं है? सब के सब संरेख है, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है। लेकिन बताओ इसका परिमाण इतना है, और ये संरेख है कि नहीं? ये और ये संरेख है कि नहीं? है ना, लेकिन परिमाण बराबर है। यहाँ क्या बोल रहा है? ये संरेख हो गया, इसका मतलब ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। लेकिन क्या पूछ रहा है? इसका मतलब ये असत्य है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, गलत है। लेकिन हम लोग क्या ढूंढे? हम लोग बताया सत्य है। हमको क्या ढूंढना है? असत्य वाला। यानी ये सत्य होने के बावजूद भी असत्य है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। चलो, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, सदैव समान होगा नहीं। अब संरेख सदिश क्या होते हैं? ऐसे सदिश जो एक ही रेखा पर स्थित हो। एक ही रेखा पर बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं कि नहीं? अरे बीच में पॉइंट रखते चलो, जहां दो पॉइंट हुए रेखाखंड बन गए, दो पॉइंट मिले रेखाखंड बन गए। बताओ ये ए बी और ये देखो यहाँ से यहाँ तक बी ए संरेख है ना। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक ए बी, और ये यहाँ से उल्टा चलिए, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ, ये क्या हो गया? बी ए। तो परिमाण तो समान है, चाहे हम ए बी कहें और चाहे बी ए कहें, परिमाण समान है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? सदैव समान है। तो बताओ कहाँ समान है? हम लोग ए बी ले लिए और बी आर ले लिए, ए बी ले लिए और बी आर ले लिए, संरेख है कि नहीं? संरेख है ना। देखो क्या लिखा, दो संरेख, तो हम लोग दो संरेख सदिश ले लिए, ये ए बी हो गया और ये बी आर हो गया। ए बी बी आर से बड़ा है, संरेख भी है, लेकिन परिमाण बराबर है नहीं। कह रहा है सदैव होता है, कहाँ सदैव हो रहा है? हुआ क्या? चलो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे बना लेते हैं, ए बी ले लिए, चलो हम लोग यहाँ ले लेते हैं ऐसे, ये बना देते हैं पी, ये ऐसे बना लिए ना। अब बताओ ए बी और बी ए
डायरेक्शन ऐसे भी कर देते हैं। ए बी और बी ए परिमाण में बराबर हैं, तो दो सदिश हुए कि नहीं हुए? ए बी और बी ए दो सदिश नहीं हुए? हो गए ना दो सदिश, विपरीत दिशा में हो गए, लेकिन संरेख है कि नहीं है? परिमाण बराबर है कि नहीं है? इसके अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन और कोई ढूंढो संरेख हो लेकिन परिमाण ही बराबर ना हो, क्या ऐसा मिलना पॉसिबल है? तो देख लो, ए बी ले लिए और हम लोग क्या ले लिए? पी बी ले लिए। ए बी और पी बी संरेख है कि नहीं है? एक ही रेखा पर स्थित है, लेकिन ए बी का परिमाण पी बी से ज्यादा है और यहाँ कह रहा है सदैव समान है। कहाँ समान होगा? गलत हो गया ना। क्या सदैव समान होना जरूरी है? नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। जहां ऐसे कभी आएंगे वहां गलत ही होगा, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है? गलत है, लेकिन सही है। हम लोग उससे क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा कथन असत्य है, वो ढूंढना है। तो दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। वही वेक्टर ले लो, डायरेक्शन चेंज कर दो, समान हो जाएंगे परिमाण। और उसी दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लीजिए ना। जब एक पॉइंट लेंगे दो वेक्टर नए नए बनेंगे ना। संरेख तो होंगे लेकिन उनके परिमाण क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर? अब चलिए अगला क्या कहता है? समान परिमाण वाले सदिश संरेख होते हैं। समान परिमाण वाले सदिश संरेख होते हैं। समान परिमाण वाले सदिश संरेख होते हैं। चलो हमने इनका परिमाण समान ले लिया ना। यहां चलिए, यहां वहां मत जाइएगा। समान परिमाण वाले दो सदिश, हमने परिमाण समान लिया और दो सदिश हैं ए बी और पी क्यू। बताओ क्या संरेख है? नहीं है ना। इसका मतलब ये भी गलत है, इसलिए सही है। है समझ में? कोई दिक्कत? चलो अब यहां क्या कहता है? समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। चलो अब इसके लिए समान परिमाण वाले, चलो ए भी ले लिए, अगला क्या ले लिए? बी ए ले लिए ना। एक हमने क्या ले लिया? ए बी वेक्टर, और फिर एक क्या ले लिया? बी ए वेक्टर। इनके परिमाण समान है कि नहीं है? बताओ ना। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश, पहली बात तो संरेख भी है, एक ही रेखा पर है, परिमाण बराबर भी है, ये भी सही है। लेकिन कह रहा है कि वो दोनों सदिश समान होंगे। बताओ समान सदिश हैं, परिमाण समान है, किंतु ए बी वेक्टर व बी ए वेक्टर की दिशा विपरीत है ना। तो समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश अगर मिल जाएं तो समान हो जरूरी नहीं है ना। एक उदाहरण और बना सकते हैं जिसमें समान हो। चलो हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया ए बी और इसी पर हमने ले लिया क्या? पी क्यू भी ले लिए। चलो अब क्या है? अब क्या है? संरेख है, परिमाण समान है, सदिश भी समान है। लेकिन ये परिमाण समान है, संरेख भी है, लेकिन समान सदिश नहीं है क्योंकि डायरेक्शन विपरीत है। इसलिए क्या है? हाँ, मॉड माने क्या? परिमाण माइनस, जैसे मैं यहाँ निगेटिव लगा दूं, लेंथ कभी निगेटिव, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मॉड क्या करता है? पॉजिटिव देता है ना। मॉड लगाएंगे लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब क्लियर? तो समान परिमाण वाले अगर दो संरेख सदिश हैं तो समान हो जरूरी नहीं है। यहाँ देखो समान हो रहे हैं ना, यहाँ क्या है? समान नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों को दोनों ही संरेख हैं, इसलिए गलत है, इसलिए सही है। यानी ऑप्शन बी, सी और डी सही है ना। और एनसीईआरटी वाली किताब में थोड़े से पूछा है कौन से कथन सत्य हैं कौन से असत्य हैं बताना है। तो ये वाला सत्य हो गया, ये और ये और ये कैसे हो गए? असत्य हो गए। ऑब्जेक्टिव में फिर ऐसे मिल जाएंगे ना।
इसको आप ना ऐसे ये हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसको क्या किए हैं, यूज किए हैं ना। इसके लिए एग्जाम्पल ये डायग्राम के रूप में, इसके लिए एग्जाम्पल ये हो गया, इसके लिए एग्जाम्पल ये हो गए ना। तो जो संरेखा डिफिनेशन पढ़े थे उसी पर बेस्ड है कि नहीं है ना, एकदम पूरा। अब समतली सदिश हम लोग क्या कहेंगे कि होता क्या है। जैसे पृथ्वी पर एग्जाम्पल समझ लो, पृथ्वी पर जितने भी घर बने होंगे सबको सब कैसे हैं, समतली है कि नहीं। अब समतल का मतलब नहीं बस एकदम पाटा वाटा लगा के बराबर करके तब घर बना हो, वो नहीं है। अब कोई पहाड़ पर है, कोई कहाँ है ना। अब जैसे देखो कोई मान लो 100 फीट ऊंचाई बना लिया है ना, कोई अगर चाँद पर भी बना लेगा तब हो सकता है। तब समान, तब वो समतली होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। चलो अब इसका डेफिनेशन देखो तब फिर बताना ना। तो समतली सदिश अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। एक ही समतल में भिन्न भिन्न, एक ही समतल में भिन्न भिन्न सदिशों को निरूपित करने वाला, निरूपित करने वाला रेखाखंड। एक ही समतल में भिन्न भिन्न सदिशों को निरूपित करने वाला रेखाखंड समतलीय सदिश कहलाता है। समतलीय सदिश कहलाता है ना। नहीं, चलो दूसरा डिफिनेशन, दूसरा डिफिनेशन इसका क्या है देखो, पहला डिफिनेशन है एक ही समतल में भिन्न भिन्न सदिशों को निरूपित करने वाला रेखाखंड। जैसे बोर्ड क्या है, एक समतल है ना। अब हमको यहाँ क्या जानना है, समतली सदिश। तो पहले एक समतल ले लो, बोर्ड हमने क्या ले लिया, एक समतल ले लिया। अब इस पे हम लोग क्या बनाएंगे, रेखाखंड। देखो बना लो ऐसे, है ना, ये सब के सब हो गए रेखाखंड। अब हम लोग इसका डायरेक्शन दे दें, परिमाण के साथ साथ दिशा भी देना जरूरी है ना। ठीक है चलो एक हम लोग ऐसे बना लीजिए, चलो एक ऐसे बना लेते हैं। तो भिन्न भिन्न रेखाएं हैं ना, भिन्न भिन्न ये सदिश हैं, को निरूपित करने वाला रेखाखंड, ये सब रेखाखंड हो गए। इसकी लेंथ अभी क्या है, एक ही समतल में स्थित हैं, इसलिए ये सारे के सारे जो सदिश हैं ये सब क्या कहलाएंगे, समतली सदिश। समझ में आया। ये हो गया इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेनेशन, इसका डायग्राम। तो बोर्ड क्या है, एक समतल है, इसमें जितना मर्जी करे खच खुच करके खीर डालो सदिश, सब के सब क्या होंगे, समतली होंगे ना। जैसे हम लोग अभी एक समतल में हैं ना, अब कुछ लोग चल जाए उस रूम में तो फिर एक समतली नहीं हुए ना, कितने हो जाएंगे, दो समतली, सब अलग अलग हो जाएंगे। जैसे चेयर पे सब बैठे हैं ना सब क्या है, विषम समतली हैं, सब लोग अलग अलग चेयर पर बैठे हैं। ठीक है, अगर एक तल पे बैठ जाए तो सब क्या हो जाएगा, समतली हो जाएगा। अब दूसरा परिभाषा, जैसे कहा गया ना कि पृथ्वी पर रहने वाले, अब बताओ पृथ्वी पर जितने भी घर बने हैं वो समतली होंगे कि नहीं, समतली होंगे कि नहीं होंगे ना, भले से ऐसे ऊपर नीचे बने हुए हैं। अब ऊपर नीचे बने होंगे तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, अब यहाँ से डिफिनेशन दूसरा वाला, अब दोनों को मिला करके एक चंदा वहां पर जो घर बनाएंगे ना वो भी कैसे हो जाएंगे, समतली हो जाएंगे, है ना।
तो एक ही समतल में भिन्न भिन्न सदिशों को निरूपित करने वाला रेखाखंड समतली सदिश कहलाता है। या दूसरा परिभाषा क्या है, एक ही समतल के समांतर, एक ही समतल के समांतर सदिश, एक ही समतल के समांतर सदिश समतली सदिश कहलाता है। समतलीय सदिश कहलाता है ना। अब जैसे देखिए, हमने एक वेक्टर यहां बनाया, यहां ना, यहां बना लिए, इधर देखो, फिर लिखना, ये जितने भी बनाए गए हैं सब एक समतल पे हैं। यहां से एकदम क्लियर है कि सब एक समतल पे बैठे हुए हैं, इसलिए सब के सब कैसे हैं, ये सभी सदिश सब के सब समतली हो गए। लेकिन दूसरा डिफिनेशन क्या है, दूसरा डिफिनेशन एक ही समतल के समांतर, ये बोर्ड क्या हो गया, एक समतल हो गया। अब इसी समतल के समांतर जितने भी सदिश आप खींच दीजिए वो सब क्या होंगे, सब समतली होंगे। जैसे देखो, ये बोर्ड के समांतर हो गया, एक ऐसे बना लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे 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 ना, ये सब के सब क्या है, सब समतली हो जाएंगे। अब बताओ, तो जो उधर बनाएंगे चंदा मामा को घर, तो भी क्या होगा, इस पृथ्वी तल में बने हुए के समांतर होगा कि नहीं, अरे ऐसे हो गए ना, ऐसे तो बनाएंगे। अगर पैरेलल नहीं हुआ तो समतली नहीं होंगे, समझना है कि नहीं। जैसे देखो, ये और ये क्या है, ये वाला दीवार इस दीवार के समांतर है कि नहीं है, तो क्या कहलाएगा, समतली है, ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर हो जाता तो समतली नहीं है, समझ गए ना। तो दो डिफिनेशन है कि एक ही समतल में भिन्न भिन्न सदिश निरूपित करने वाला रेखाखंड समतली सदिश है, या दूसरी तरीके से क्या परिभाषित करेंगे, एक ही समतल के समांतर एक ही समतल के समांतर सदिश समतली सदिश कहलाता है ना। अब चलो, अब एक ही समतल के समांतर सदिश समतली सदिश कहलाता है, इसको हम लोग गणितीय रूप में कैसे देखेंगे। डायग्राम हमने देख लिया, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये बोर्ड क्या है, समतलीय समांतर ले लिए, चाहे जैसे ले लो, जैसे मर्जी करे, चाहे जैसे ले लो, चाहे जैसे ना। ये सब क्या होंगे, ये सब के सब कैसे होंगे, समतली होंगे, ठीक है ना। अर्थात ये दोनों इसके लिए नहीं कह सकते ना, लेकिन ये क्या है, इस तल के समांतर है इसलिए समतली है, ठीक है। लेकिन हम लोग मैथमेटिकली कैसे देखेंगे। अब देखो, जैसे ये मान लो बोर्ड है ना, अब इसका अगर हम परिमाण कुछ ले लें, इसका कुछ परिमाण ले लें, मान लो 2 फीट, 4 फीट, 10 फीट, जो भी ले लें। अब उसके बाद हम लोग ये क्या लिए, इसके समांतर ले लिए ना। बताओ, इसकी लेंथ इसकी तुलना में क्या है, इसकी लेंथ इसकी तुलना में क्या होगा, कमी तो होगा, या तो आधा होगा, या तो 10वां भाग होगा, 100वां भाग होगा, चाहे जो भी हो। तो जब हम ये वेक्टर खींच लिए, मान लीजिए कितना है, 10 इकाई का है, नाम क्या दे दिए, ए बी। अब अगर हम इसका आधा कर दें, आधा, अगर आधा करेंगे तो एक नया वेक्टर बनेगा, बनेगा ना। तो जब नया वेक्टर बनेगा, अगर नाम इसका पी दे दें, तो ये क्या बन जाएगा, ए पी। फिर ये कैसे दिखेंगे, समांतर दिखेंगे ना, समांतर भी होंगे, उसके साथ साथ कैसे हो जाएंगे, संपाती भी हो जाएंगे। अब फिर इसको और डायग्राम में देखो, अगर वेक्टर ए, ये वेक्टर हो गया, हमने दे दिया नाम यहाँ ए से यहाँ तक। अब कहा जाए, बताओ एपी वेक्टर कितना होगा, एपी वेक्टर कितना होगा, ए बी वेक्टर है आपका ए वेक्टर, अब कहा जाए एपी वेक्टर कितना होगा, तो बताओ यहां से यहां तक लेंथ ए होगी कि नहीं, मॉड वेक्टर ए होगा, और इसी को इसने बढ़ा दिया, तब जाकर क्या बन गया, एपी बना। अर्थात जो हमारा एपी वेक्टर है, एपी वेक्टर, उस वेक्टर ए में कुछ का गुणा कर दो, है ना, तो क्या बन जाएगा आपका एपी वेक्टर। अब बताओ, एपी वेक्टर और एबी वेक्टर संपाती हो गए कि नहीं, अब संपाती हो गए, समांतर हो गए कि नहीं, जब संपाती हो गए तो समतली हो गए कि नहीं, एक ही समतल नहीं आ जाएंगे, समझ गए ना। तो ये डिफिनेशन, इस डिफिनेशन से और इस डिफिनेशन से मिला करके हम लोग समतली को क्लियर कर पाएंगे। अब बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर वगैरह हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर क्या हमको लगता है 2-3 चैप्टर बाद पढ़ेंगे, कोई वेक्टर दिया होगा वो समतली कब होगा, ठीक है ना। अब इतना बड़ा बोर्ड तो हम लोग लेकर घूमेंगे नहीं, हम लोग ना इसी को क्या करते हैं, एक ऐसे आयताकार ये बना लिए, चलो थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं,
अब इसी के अंदर सबको बना लीजिए, बताओ ना। अब सब के सब एक ही तल में हो गए, तो चाहे जैसे भी हो लेकिन है तो सब एक तल में ना, इसलिए ये सारे के सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, समतली। बस उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर ना। तो अगर हम लोग ये और ये समांतर बोलेंगे, अगर इसका नाम वेक्टर ए दे दें, इसका नाम वेक्टर बी दे दें, तो बताओ क्या कहेंगे कि जो वेक्टर बी है ना, ए से ज्यादा है कि नहीं है, है ना ज्यादा, हम लोग यम का गुणा कर दिए ना। अच्छा एक चीज और, अगर ए कोई वेक्टर है, अगर हम इसमें यम का गुणा कर देंगे तो यम ए वेक्टर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये इस वेक्टर का ये m गुना है, तो बताओ ये दोनों कैसे होंगे, समांतर या संपाती, समांतर या संपाती। और दूसरी चीज कि इनका डायरेक्शन क्या होगा। जैसे वेक्टर ए है, हमने इसमें यम कोई अशून्य राशि है, अशून्य वास्तविक संख्या है, हमने इसमें गुणा कर दिया, तो ये वेक्टर कैसे होंगे, संपाती होंगे या समांतर होंगे, संपाती होंगे। मतलब जैसे मान लीजिए हमने कोई वस्तु लिया ए है, उसको खींच करके लंबा कर दिए, तो वो तो उसी लाइन पे चलेगा ना। यानी ये जो है आपका वेक्टर ए है, अगर हम लोग इसको थोड़ा बढ़ा दें तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यम ए वेक्टर। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ये डिसाइड करेगा यम। अगर यम ग्रेटर देन जीरो, अगर यम ग्रेटर देन जीरो, तो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन होगा वही वेक्टर यम ए का डायरेक्शन होगा, है ना। पॉजिटिव होंगे, अगर ये पॉजिटिव में है गुणा करेंगे, यम अगर पॉजिटिव है तभी तो ये पॉजिटिव ही आएगा ना। अब अगर यम निगेटिव हो गया तब अगर वेक्टर ए है इसमें यम का गुणा करेंगे जो कि एक निगेटिव नंबर है, दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, दोनों डायरेक्शन कैसा होगा, विपरीत हो जाएगा ना। ये ए वेक्टर ए इधर है, अब हम लोग फिर इधर बनाएंगे, तब ऐसे, समझ गए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेगा, यदि वेक्टर ए है इसमें किसी अशून्य वास्तविक संख्या यम का गुणा कर दिया जाए तो ए वेक्टर और यम वेक्टर की, अब ऑप्शन में बना देगा ऐसे, दिशा सेम होगी, दिशा विपरीत होगी, परिमाण बराबर होंगे, ये वाला ज्यादा होगा वो वाला कम होगा ना। तो फिर हम लोगों को ध्यान में रखना है कि उसने यम के बारे में कुछ बोला वोला है या नहीं, कि यम पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, यम के बारे में लेकर चलेंगे कि यम अगर पॉजिटिव हो जाए, यम अगर निगेटिव हो जाए, ठीक है ना, तब हमको ऑप्शन पे टिक करना है, अन्यथा ऑप्शन नॉट वाला दिया होगा हम लोग उस पर टिक करके चलेंगे, ठीक है। मिला नहीं अब, तो पोजीशन वेक्टर, तो किसी का अगर पोजीशन हमको बताना है ना, तो फिर हम लोग किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे। जैसे आप कर रहे हैं कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कितना है, कैसे पता करेंगे, बोलेंगे फलाने से ना दूसरे पोजीशन पे है कि नहीं। तो जब किसी पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में एक स्थिर बिंदु होना चाहिए। तो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी स्थिर बिंदु, हम लोग ओ ले रहे हैं, अब बाकी जनरली क्वेश्चन में कुछ अलग अलग दे सकता है, ठीक है ना। किसी स्थिर बिंदु ओ के सापेक्ष किसी बिंदु का, तो किसी बिंदु हम लोग पी ले लेते हैं, की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने वाला, या फिर ऐसे लिख लीजिए किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति
व्यक्त करने वाला सदिश। स्थित सदिश कहलाता है। ठीक है ना। किसी स्थिर बिंदु O के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति व्यक्त करने वाला सदिश स्थित सदिश कहलाता है। अब स्थिर बिंदु जरूरी नहीं कि मूल बिंदु ही हो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है हम लोग क्या करके चलेंगे, मूल बिंदु ही मान के चलेंगे। अगर बाकी क्वेश्चन में कह दिया नहीं आप स्थिर बिंदु को A मानो, हम लोग A के सापेक्ष बाकी सबका पोजीशन निकालेंगे कि A के सापेक्ष हर पॉइंट कहाँ कहाँ स्थित है ना, और फिर वहां से उन सबको मिलाएंगे। ठीक है ना। जैसे कहा जाए कि पेट्रोल पंप से हमारी स्थिति क्या है, तो हम लोग अपने से पेट्रोल पंप की तरफ लाइन नहीं खींचेंगे, हम लोग पेट्रोल पंप से अपनी तरफ लाइन खींचेंगे। समझ गए ना। यदि O एक स्थिर बिंदु, O मतलब मूल बिंदु, एक स्थिर बिंदु तथा P कोई अन्य बिंदु है, अन्य बिंदु है, तो मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष P की स्थित सदिश, P की स्थित सदिश को OP वेक्टर से व्यक्त करते हैं। समझ गए ना। किसी स्थिर बिंदु O के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति व्यक्त करने वाला सदिश स्थित सदिश कहलाता है। यदि O एक स्थिर बिंदु हो, P कोई अन्य बिंदु हो, तो मूल बिंदु O के सापेक्ष P की स्थित सदिश को OP वेक्टर से व्यक्त करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम में अगर देखें, हम लोग यहाँ ले लिए O और ये क्या ले लिए P ना, तो हम लोग O से किधर जाएंगे, P की तरफ, तो एरो कैसे मिलाएंगे, इधर से। ठीक है ना। तो जब कभी हम लोग तीन बिंदुओं से त्रिभुज बनाएंगे, उन तीन बिंदुओं को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में रखेंगे, O के सापेक्ष, अगर कुछ नहीं दिया है तब। जैसे मान लीजिए तीन बिंदु ये हो गए, अब ये ट्रायंगल बनाना है ना, ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ABC बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन हम जो तीन बिंदु लिए हुए हैं क्या इनको ऐसे मनमानी रखेंगे, नहीं ना, किसी के सापेक्ष रखेंगे। तो हम लोग वो पॉइंट क्या ले लेते हैं, O ऐसे मूल बिंदु। अब इसको कैसे मिलाएंगे, यहां से मिलाइए, जबकि इसका रोल केवल ये है कि O के रिस्पेक्ट में एक इधर है ऐसे ना। अब ये ट्रायंगल बनेगा, फिर हम लोग इनको इन तीनों शीर्षों को आपस में मिला देंगे। लेकिन जब हम A को रिप्रेजेंट करेंगे तो O के रिस्पेक्ट में, तो O से A की तरफ मिलाएंगे, ऐसे O से C की तरफ मिलाएंगे, O से B की तरफ मिलाएंगे। इसका मतलब ये सब कैसे हैं बताओ, ये OC वेक्टर, OA वेक्टर, OB वेक्टर कैसे वेक्टर होंगे, हाँ इसी सदिश सआदिम, सआदिम नहीं है, देखो सब एक जगह से निकल रहे हैं ना, सब ध्यान रखना, ऐसा हम लोग यूज करेंगे ताकि याद हो जाए बढ़िया से। ये सआदिम सदिश हैं और बाकी इसी सदिश तो है ही। तो देखो P O के सापेक्ष P की इसी सदिश, तो जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसको पहले लिखना है और जिसका निकालें उसको बाद में, यानी OP। अब कहा जाए बताओ A का इससे सदिश क्या होगा, O के सापेक्ष तो OA, B का क्या होगा OB वेक्टर, C का क्या होगा OC वेक्टर। समझिए ना। तो जब कभी भी हमको किसी पॉइंट को कहीं पर रिप्रेजेंट करना है तो उसके रिस्पेक्ट में एक स्थिर बिंदु होना चाहिए। ठीक है ना। अगर स्थिर बिंदु नहीं पता है तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, O, अन्यथा की स्थिति में जो क्वेश्चन दिया होगा हम लोग वो मान के चलेंगे। ठीक है ना।
चलिए विस्थापन का परिभाषा बताओ। विस्थापन का परिभाषा न्यूनतम बिंदु, न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन क्या होता था? कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी, ये विस्थापन होता था ना। हाँ, जो भी आए कण की वही तो कहा गया ना, कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी। अरे यहाँ से हम स्टार्ट किए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, लो फिर आ गए, यहाँ फिर ऐसे गए, पहुंच गए यहाँ पे। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है? ये अंतिम बिंदु ये हो गया, इनके बीच की दूरी। अब चाहे आप न्यूनतम कह लो चाहे बाय डिफिनेशन कह लो, है ना। तो कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी ना, ऐसे कह लो या फिर कह दो न्यूनतम दूरी। तो जब प्रारंभिक अंतिम कहेंगे तो जहां जाए कम ही दूरी होगी ना, चाहे जो भी हो। लेकिन जो ऐसे घूम घूम के गया होगा, पहले अंतिम से तो कम ही होगा, और बाकी अगर पूरा जोड़ोगे तब क्या होगा? पूरा जोड़िए तो बहुत ज्यादा होगा, है ना। जब फर्स्ट और लास्ट लेंगे तो वो सबसे कम ही होगा, है ना। लेकिन अब इसमें क्या होगा? विस्थापन सदिश बताना है, विस्थापन सदिश। तब विस्थापन सदिश में क्या होगा? देखो पहली बात, सदिश है, विस्थापित करना है किसी चीज को तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हटाएंगे। विस्थापन का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे हटा दीजिए और पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे मान लो एक कोई पॉइंट है, अब इस पॉइंट ए को हम लोग क्या किए? पकड़ करके ले गए यहाँ पर, ए को ले गए यहाँ पर ना। तो इसके विस्थापन से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी वेक्टर, ठीक है ना। तो यदि कोई बिंदु ए है और उसे ए से कहाँ विस्थापित कर दिया जाए? बी से बी पर, तो फिर ए बी वेक्टर को क्या बोलेंगे? विस्थापन सदिश, ठीक है ना। एकदम वही है। बाकी विस्थापन अलग चीज है, सदिश राशि है ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? परिमाण में निकालते हैं। कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी, दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि, अर्थात केवल परिमाण निकालते हैं। तो कोई भी वेक्टर हो, अगर आप उसका परिमाण निकालें तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अदिश राशि में। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा कि ए बी वेक्टर दिया हुआ है ना, और उसका पूछ ले क्या मॉड ए बी वेक्टर बताओ। अब आपने मॉड ए बी वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब वहां पर क्या किया? ऑप्शन में दे दिया क्या? इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। और बाकी जो पहला ऑप्शन उसने बताया कि जो मॉड ए बी की वैल्यू है, यहाँ लिख दे अदिश राशि, फिर लिख दे सदिश राशि, तीसरा लिख दे दोनों, चौथा लिख दे इनमें से कोई नहीं। तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करेंगे? आप मॉड निकालेंगे तो एक न्यूमेरिकली वैल्यू तो आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ना। तो परिमाण माने क्या? रियल नंबर, रियल नंबर माने क्या? अदिश राशि। तो जब कभी किसी सदिश का परिमाण निकालेंगे तो किसमें कन्वर्ट होता है? एक अदिश राशि में। ये सब भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस स्थिति में जो ए बी वेक्टर है ये एक अदिश राशि होगा। अगर इसका परिमाण न्यूमेरिकली वैल्यू दिया है तब तो वही सही होगा, अगर नहीं दिया है तो लैंग्वेज चेंज कर देगा ना। किसका जो परिमाण आएगा? अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम लोग किस पर टिक करेंगे? अदिश राशि पर, ठीक है ना। तो बाकी अगर न्यूमेरिकल दिया है तो हम लोग उसी पर जाएंगे। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। यदि कोई कण बिंदु ए से बी तक यदि कोई कण बिंदु ए से बी तक विस्थापित होता है तो इसके विस्थापन सदिश को, तो इसके विस्थापन सदिश को ऐसे ए बी वेक्टर द्वारा व्यक्त करते हैं।
ना। अब डायग्राम में आ जाइए, हम लोग यही बना लिए ऐसे। चलिए ये हो गया इसका डायग्राम, ठीक है। तो इसके विस्थापन सदिश को ए बी द्वारा व्यक्त करते हैं। नोट में वही लिखवा दे रहे हैं ना, किसी सदिश का परिमाण या क्या बोलते हैं मापांक एक अदिश राशि होती है। एक अदिश राशि होती है, ठीक है ना। वेक्टर ए बी का मापांक मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, यहाँ के लिए देते हैं अदिश राशि। चलिए नोट में हम लोग कुछ और भी लिख देते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलग चीज है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, एक न्यूमेरिकली वैल्यू देती है ना, और जबकि ये होती सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। लेकिन जो भी वेक्टर होंगे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया तो किस में कन्वर्ट होगा, अदिश राशि में। किसी सदिश का परिमाण या मापांक एक अदिश राशि होती है। नोट में यदि एक सदिश वेक्टर ए तथा लैम्डा एक अशून्य वास्तविक संख्या है, अशून्य वास्तविक संख्या है, तो नंबर एक, यदि लैम्डा ग्रेटर देन 0, चाहे हम लिख लो लैम्डा, जो भी लिखना है मन करे लिख लो, तो वेक्टर ए व लैम्डा वेक्टर ए कैसे होंगे, की दिशाएं एक ही होंगी। सही है ना। अगर लैम्डा क्या है, पॉजिटिव है तब ना। नंबर 2, यदि अच्छा उसके साथ साथ संरेख भी होंगे ना, दिशाएं एक ही तथा संरेख भी होंगे ना, एक ही होंगी, दिशाएं एक ही तथा संरेख भी होंगे ना। अब सही है, दिशा एक होने के साथ साथ संरेख भी हो जाएंगे। अगर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए, निगेटिव हो तो ए वेक्टर व लैम्डा ए वेक्टर कैसे होंगी, विपरीत हो जाएंगी। जैसे अगर मान लीजिए ए वेक्टर हमारा पॉजिटिव है, हमने -2 को गुणा कर दिया तो -2 आएगा, तो एक तो वेक्टर ए हो जाएगा, एक हो गया -2 ए वेक्टर। बताओ दिशा में विपरीत हो गया कि नहीं, लेंथ भी बढ़ गई और डायरेक्शन भी चेंज हो गया ना। तो की दिशाएं
की दिशाएं विपरीत तथा संरेखी होंगी, तथा संरेख होंगी। थर्ड कंडीशन देखो, यहां इसने बोला है कि अशून्य वास्तविक संख्या है ना, अवास्तविक संख्या दो ही टाइप का होगा ना, या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव, एक और बचता है जीरो वाला, है ना। तो यदि लैम्डा बराबर जीरो हो गया, यदि लैम्डा बराबर जीरो हो तो तब क्या होगा, तब अगर लैम्डा ही जीरो हो गया तब क्या होगा, शून्य सदिश। एक शून्य सदिश होगा ना। इसको नोट नंबर 1 कर देते हैं, नोट नंबर चलिए नोट में नंबर 2, ये सब समझ में आ गया। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ऑब्जेक्टिव बेस पर, छोटे छोटे आएंगे कथन वाले, मान लो इस टाइप के पूछ सकते हैं ना। चलिए सेकंड नोट है एवरी ए बी वेक्टर, मतलब हम लोग जितना भी वेक्टर पढ़ेंगे हर एक वेक्टर का 3 अभिलक्षण होगा ना, उसके 3 गुण होंगे। हैज फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक, आपने पढ़ रखा था कैरेक्टरिस्टिक रूट, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़े थे नहीं। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है कि इस ए बी वेक्टर के कितने गुण होंगे, 3। तो पहला गुण क्या है कि द लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर इज डिनोटेड बाय दिस, अगर वेक्टर मिल गया तो पक्का होगा उसका परिमाण मिलेगा, फिर उसके बाद उसका डायरेक्शन भी मिलेगा, है ना। तो सेकंड है द लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ, द लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अनंत लंबाई का ना कोई रेखा हो, ऑफ विच, जिसका ए बी इज सेगमेंट, एक अनंत लंबाई की रेखा हो। चलो ऐसे एरो लगा दिए ना। अब इस पे क्या है, ए बी क्या है, हाँ लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड इज कॉल्ड, अब ये जो रेखाखंड ए बी है इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ द वेक्टर ए बी। अब सपोर्ट का मतलब सहारा कह लो, अब यहाँ सहारा का मतलब उससे नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ सहारा सपोर्ट का मतलब ये है कि डायरेक्शन ए बी को बताता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यानी एक अनंत लंबाई की रेखा है, तो उस पर एक छोटा सा हम लोग क्या बना लेंगे, लाइन सेगमेंट, नाम दे दिया गया ए बी। तो वो ए बी क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये, इसका मतलब ये जो ए बी वेक्टर है ना वो लाइन सेगमेंट को भी रिप्रेजेंट करेगा, कोई अनंत लंबाई की रेखा होगी तो, ठीक है। और थर्ड क्या है, द सेंस ऑफ ए बी वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर की दिशा, ए बी वेक्टर की दिशा, सेंस माने दिशा होती है, लिख रहा हूं, इज फ्रॉम, कहां से होता है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी। और अगर ऐसे हो गया दैट ऑफ बी ए वेक्टर इज फ्रॉम बी टू ए ना, 10, यानी इस प्रकार द सेंस ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, दिष्ट रेखाखंड इज फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट, यानी प्रारंभिक से अंतिम बिंदु, है ना। जैसे अगर हम लोग वेक्टर ए से बी में गए, इसका मतलब क्या, ए से बी हुआ। अगर वेक्टर ए बी लिखे तो इसका मतलब क्या, ए से बी। अगर ए से बी में जाएंगे तो ए क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट, और बी क्या कहलाएगा, टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट। अगर टर्मिनल इनिशियल पॉइंट पता हो और टर्मिनल पॉइंट पता हो तो बताओ वहां क्या बनता था, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनता था, है ना। जिसमें क्या होता था, इनिशियल पॉइंट चेंज कर सकते थे डायरेक्ट लाइन सेगमेंट में,
चित्र कर सकते थे नहीं? नहीं, उसमें नहीं था, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट में नहीं था। वो दूसरा डेफिनेशन था, ठीक है ना। तो इस स्थिति में जो है ना, ये क्या बताएगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ए क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, और बी क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।